है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी भाव के साथ कि इस बार की परीक्षा में हम निर्धारित उत्तीर्ण कर लेंगे, है ना। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना, कि इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो दृश्य वस्तु है किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। तो जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी तब उस वस्तु का क्या होगा, ऐसा बोल रहे हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं कि वो वस्तु है हमारे चित्त के हमारे चित्त के कारण बनी है, तो जिस समय हमारा चित्त नहीं रहेगा उस समय वस्तु का क्या होगा, है ना। तो उस समय तो वस्तु को भी समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता है कि जब हमारा चित्त नहीं रहता तब भी वस्तु बनी रहती है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु और चित्त दोनों की क्या है, एक स्वतंत्र सत्ता है। अब उसके बाद 17वें नंबर का सूत्र प्रारंभ करने से पहले कहते हैं कि यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है। तो इसमें क्या कारण है, इस पर कहते हैं मतलब बाहर में जो वस्तु स्थित है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, तो वो हमको कभी दिखाई देती है और कभी नहीं दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण है, तब इस विषय में कहते हैं कि कहाँ क्या जी, ये नहीं पढ़े, है ना। तो तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, है ना। तद उपरागा तद उपराग उपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम, है ना। तो चित्तस्य अर्थात यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ, चित्तस्य अर्थात चित्त, ठीक है। तद उपराग अर्थात क्या, वस्तु के उपराग की, ठीक है, की अ, अपेक्षा है, ठीक है। मतलब वस्तु के उपराग अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है। इस कारण उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होते हैं, यही क्या है, सर्वथा उचित है। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, हम वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो वो हमको कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती। तो दिखाई कब देती है, अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है। मतलब जब चित्त में, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब पड़ेगा तब उसको दिखाई देगा। तो इस कारण उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात और कभी क्या है, अज्ञात होती है, यह सर्वथा उचित है। मतलब प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला, मतलब उस चित्त में वस्तु का प्रतिबिंब पड़े ऐसी अपेक्षा वाला है। तो जब पड़ेगा तब वस्तु दिखाई देगा और जब नहीं पड़ेगा तब वस्तु दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इंद्रियों के समीपता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है उसी वस्तु को चित्त जान सकता है, अन्य वस्तु को नहीं। मतलब जिस पदार्थ का चित्त में परछाई पड़ेगा उसी को वस्तु जान सकता है, अन्य वस्तु को नहीं। उसे वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में उसके उपराग परछाई या प्रतिबिंब की अपेक्षा है ना। तो जब तक उसका परछाई नहीं पड़ेगा तब तक नहीं दिखाई देगा। तो अतः जब जिस वस्तु में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, यानी इंद्रियों के द्वारा चित्त से जब जिस वस्तु का संबंध होता है उस समय उसे वह वस्तु ज्ञात है, और जिस समय वह उसकी वृत्ति का विषय नहीं बनती अर्थात चित्त में उपरंजित नहीं होती उस समय क्या है, वो अज्ञात है। मतलब हमारे चित्त को जब कोई वस्तु दिखाई देगा तब उसी के अनुरूप क्या है, उसी वो हमको ज्ञात रहेगा। और जिस समय उसकी चित्त की वृत्तियों का विषय वह वस्तु नहीं रहेगा तब तक क्या है, वो हमारे लिए वस्तु अज्ञात है। मतलब सपोज देखिए, हमारे पास मेरे सामने एक मोबाइल रखा है, ठीक है। अब वो मोबाइल मुझे कब ज्ञात होगा, जब मैं अपने इंद्रियों की समीपता से, मतलब अपने आंखों से उसको देखूंगी। तो जब मेरे आंखों के समक्ष वो रहेगा तब मुझे वो वस्तु दिखाई देगा, तब वो वस्तु मुझे क्या है, ज्ञात है। लेकिन अब इसी मोबाइल को पकड़ के आप दूर ले जाओ, ठीक है, अब तो मुझे वो मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा। तो उस समय मेरे लिए वो वस्तु क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। भले जान रहे हैं, है ना, लेकिन जब इंद्रियों के संपर्क में आएगा तभी तो उसका ज्ञान रहेगा हमको। लेकिन अब ये मोबाइल यहाँ पर है ही, ठीक है। अब उस समय मोबाइल नहीं है तो इस कारण अब मेरे चित्त में क्या है, इस मोबाइल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं आ रही है ना। तो वो वृत्ति मेरे चित्त का, तो इसका विषय क्या हो जाएगा, आंख है। तो आंख का विषय क्या है, दृश्य, है ना, सॉरी क्या बोलते हैं जी उसको, रूप। रूप, है ना, रूप, रूप ठीक रूप। है। हाँ हाँ, तो वो जब दिखाई ही नहीं देगा, वो विषय ही नहीं बनेगा, तब चित्त में वो उसका मतलब चित्त को वो ज्ञात रहेगा कैसे, है ना। तो जो वस्तु हमारे इंद्रियों के संपर्क में आएगी वो हमको ज्ञात रहेगी, जो नहीं आएगी वो हमारे लिए अज्ञात रहेगी, ठीक है। अब जैसे कि बताती हूँ, ये तो ये वाला उदाहरण हो गया। मैंने आलू की सब्जी खाई है,
तो मुझे पता है, मेरे चित्त को ज्ञात है कि वो उसका स्वाद कैसे होता है, लेकिन मैंने अंडे का सब्जी कभी नहीं खाया। तो मुझे, मेरे लिए वो क्या है, मेरे चित्त के लिए वो अज्ञात है। ठीक है। तो जब इंद्रियों के, मतलब अब मेरी जिह्वा के संपर्क में वो आया क्या, रस, ठीक है, तो वो मेरे लिए ज्ञात है। और जब अब जिह्वा में उसका क्या है, अंडे का स्वाद मैंने कभी लिया ही नहीं, वो मेरी वृत्ति का विषय कभी बना ही नहीं, तो इस कारण मेरे लिए वो क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। आया समझ में? यस मैडम, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका क्लास है। हमारा जो आकाश तत्व है, अगर शब्दों को हमने संयम रखा है हाँ तो आपकी पूरी क्लास हमारे समझ में आएगी। अगर हमने हाँ, आकाश तत्व को नहीं रखा है तो आपकी क्लास जो पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आएगा, नहीं तो विषय आएगी, यस। वहां नहीं बनेगी। ठीक है। चलिए, वेरी गुड, है ना। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके, मतलब चित्त अलग है, वस्तु अलग है, इस चीज को एकदम ऐसे वन लाइन में ऊपर में रेड पेन, ग्रीन पेन सब में हाईलाइट करके लिख लीजिए। ठीक है, वस्तु अलग है और चित्त अलग है, यही चीज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार उसी चीज को सिद्ध किया जा रहा है। तो दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके हमको पता चल गया ना कि वस्तु और चित्त दोनों अलग है। अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं, मतलब दृष्टा क्या है, जो दृष्टा हमारा पुरुष है, जो चित्त के संयोग होने से बना है, ठीक है, तो वो चित्त भी अब उस पुरुष से अलग है ना। तो इसकी सत्ता सिद्ध करने के लिए नेक्स्ट 18वें नंबर का सूत्र कहते हैं, सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषा, यहाँ पुरुषस्य परिणामित्वात्। एक मिनट, मैं चश्मा भूल रही हूँ अपना। चलिए, कोई बात नहीं। सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वा। तो तत्प्रभु अर्थात क्या, उस चित्त का स्वामी। इससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वस्तु के, सॉरी, चित्त के बारे में ही। तो तत् का अभिप्राय है उस चित्त से, और प्रभु अर्थात क्या, उसका स्वामी, है ना। तो उस चित्त का स्वामी कौन है, पुरुष, है ना। पुरुष अपरिणामित्वात्, क्या है, परिणामी नहीं है, वह है अपरिणामी। ठीक है, इसलिए चित्त वृत्तयः, चित्त की वृत्तियां उसे क्या है, सदा ज्ञात रहती है, मतलब दोनों अलग हैं। तो इस, ये कैसे प्रमाण कर रहे हैं कि उस चित्त का स्वामी क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो इस कारण क्या है, उसको वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां उसको सदा ज्ञात रहती है, क्योंकि वह क्या है, परिणामी नहीं है, अपरिणामी है ना। तो इसलिए उसे सदैव ज्ञात रहती है। एकदम सरल उदाहरण है, ठीक है। मोबाइल मेरा है, इसका मालिक कौन हुआ, मैं। इसका स्वामी कौन है, मोबाइल का स्वामी मैं। तो मुझे ऑब्वियसली ज्ञात रहेगा ना कि इस मोबाइल में क्या क्या चल रहा है। आपको तो नहीं पता रहेगा कि मेरे मोबाइल में क्या क्या हो रहा है ना। तो अब व्याख्या पढ़ते हैं आगे क्या क्या दिया है उसको। तो चित्त तो परिणामी है इस कार्य। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी मैम, अब आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे बंद हो गया था, है ना। स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रही मेरी। जी मैम, जी मैम। हाँ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता, परंतु जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी उसे क्या है, देखता है। यहाँ पर चित्त को परिणामी बोला है। प्रकाश सर, एग्जैक्टली, हाँ ठीक ठीक। परिणामी का मतलब यही होता है ना कि अ, उससे कारण और क्या है, वस्तुएं उत्पन्न होती है, एक तरह से इसे कारण लिया जा सकता है ना। तो चित्त ये क्या, व्यक्त व्यक्त फॉर्म में आ गई मैडम। हाँ ये अभी चित्त जो परिणामी है, जब तक पुरुष का प्रकाश चित्त नहीं पड़ता है हाँ तब हाँ, तक अपरिणामी रहता है, क्योंकि चित्त का कुछ कार्य होता ही नहीं है। नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे पुरुष का प्रकाश पड़ेगा तब वो परिणामी हो हो जाता है, जाएगा, फिर तब उससे वो व्यक्त आगे। फॉर्म हो जाता है, तब वो। ठीक है, आगे समझ है ना। तो इस कारण क्या है, वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता, क्यों, क्योंकि वह परिणामी है। तो जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी वह क्या है, उसको देख सकता है। एक मिनट, फिर क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया?
1 मिनट है ना। हाँ, अब हुआ। तो जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी उसे क्या है, वह देखता है ना। तो इस चीज को देखिए, मतलब मेरे सामने में कोई वस्तु आएगा तभी तो मैं उसको देखूंगी, है ना। नहीं आएगा तब मैं कैसे देखूंगी। तो किंतु उस चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह क्या है, अपरिणामी है। इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है वे सभी की सभी क्या है, उसे विदित रहती है। मतलब जो वृत्तियां आ रही हैं वो, और जो वृत्तियां चली भी गई आ करके, तो वो सबका सब क्या है, उस पुरुष को पता रहता है। क्यों? क्योंकि वह क्या है, अपरिणामी है इस कारण। और वह क्या है, अपरिणामी है। तो वो चित्त में कैसी कैसी वृत्तियां हैं, तो चित्त के बारे में सब उसको पता रहता है। तो इस कारण से क्या है, उसे चित्त की वृत्तियां सभी क्या है, जो उत्पन्न हो रही है और जो शांत हो गई है, वे सब की सब ज्ञात होती है। जैसे कि अब उसके वो देखते हैं, सीसीटीवी कैमरा होता है ना। तो सीसीटीवी कैमरा में सामने कोई क्या है, मैं अगर अगर खड़ी हूँ अभी सीसीटीवी कैमरा के सामने में, तो ऊपर जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो उस समय तो क्या है, उसको ज्ञात रहेगा, ठीक है। मेन अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर उसके मेमोरी की, जो उसके अंदर मेमोरी लगी रहती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, है ना, स्टोरेज के लिए। तो उसमें उस रिकॉर्ड में क्या है, सब चीज स्टोर हो रहा है। तो जिस समय जो वस्तु आएगा उस समय वो ऑपरेटर को तो ज्ञात रहेगा। तो वो ऑपरेटर क्या है, चित्त है हमारा। तो उसको क्या है, वो हमेशा सब चीजों को नहीं देख सकता। जब तक वो उसके साथ रहेगा, जो चीज दिखाई देगा सामने में, बस उसी को देखता रहेगा, उसी के बारे में नॉलेज रहेगा उसको। लेकिन अब आप उसको पूछोगे 5 दिन पहले क्या हुआ था, उसको पता रहेगा क्या पूरा सब चीज? नहीं, वो क्या है, भूल जाया रहेगा। लेकिन जिस स्टोरेज में हम जो क्या बोलते हैं, क्या होता है जी, अ, जो इसका ये ड्राइव। रहता है, ड्राइव, ड्राइव, यस यस, है ना। तो ड्राइव में क्या है, स्टोर रहता है। तो उसको क्या है, सब पता है कि कौन कौन पहले आ करके चला गया है, और कभी मतलब जो शांत हो गई है, अर्थात क्या, कौन कौन पहले आ करके चला गया है, और कौन कौन चित्त में उत्पन्न होती है, मतलब क्या है, अभी कौन आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो चित्त में जो जो वृत्तियां आ रही हैं वो सब क्या है, पुरुष को पता रहता है। और जो आ करके चली भी गई, शांत हो गई, वह भी क्या है, उसको पता रहता है ना। तो इस प्रकार ये यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट नंबर का सूत्र करते हैं। आया समझ में? आया कि नहीं आया? हेलो। जी मैम। यस मैडम, ये सेकेंडरी मेमोरी में आ गया जो आप बता रहे हाँ हैं मैडम। हाँ, यस, है ना। तो चित्त जिस, यस एग्जैक्टली, सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी ना, इस चीज को इससे रिलेट कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को क्या क्या हो रहा है अभी, और क्या क्या जो पहले हुआ है वो सब पता रहेगा। लेकिन जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज है, रैम, ठीक है ना, उसको सिर्फ अभी कौन कौन आ रहे हैं ये चीज पता रहेगा। इससे पहले क्या हुआ था ये उसको पता नहीं रहेगा। ठीक ठीक, वेरी गुड, है ना। चलिए नेक्स्ट अब नंबर का सूत्र देखते हैं। इट्स 21 आई थिंक, नो नो इट्स 19, है ना। तो चित्त जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है उसी प्रकार अपना भी है। मतलब क्या, वस्तु को प्रकाशित कौन कर रहा है, चित्त। उसी प्रकार क्या है, वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है। फिर चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या अवस्था आवश्यकता है। मतलब वो जब स्वयं को प्रकाशित कर सकता है तो उससे भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है। तब इस संबंध में 19वें नंबर का सूत्र कहते हैं, न तत्वा न तत्स्वाभाषम दृश्यत्वात्। यस, तो वह चित्त क्या है, स्वभाषम, क्या है, स्वप्रकाश, प्रकाश स्वरूप, न अर्थात नहीं है, दृश्यत्वात्, क्योंकि वह क्या है, दृश्य है। मतलब वह स्वयं प्रकाशित नहीं है, वह क्या है, दृश्य है इस कारण से। जैसे कि इसका उदाहरण, पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद बताती हूँ उदाहरण, है ना। तो चित्त दृश्य है इसलिए क्या है, जड़ है ना, प्रकृति का ही अंश है, इस कारण क्या है, वह जड़ है। वह स्वप्रकाश यानी अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है। उसमें जो चेतनता दिखलाई देती है जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है। मतलब, और वह चेतना उसमें क्या है, चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से है। तो इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, डिस्कस किए थे कि जब पुरुष का प्रकाश चित्त पर पड़ता है तभी वह क्या है, चेतनता उसमें आ जाती है। चेतनता उसका स्वभाव हो जाता है जब चेतन पुरुष उसमें उसका उस पर
प्रतिबिंब पड़ता है। तो जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, मतलब चित्त उस समय क्या है, चेतन भी रहना चाहिए और बाह्य वस्तु वो भी उसके समक्ष रहने चाहिए। तो जब दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों में तद्रूप सा हुआ रहता है ना, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो जैसी वृत्तियां रहती है उसी के अनुरूप क्या रहता है, पुरुष रहता है। ये पहले ही पढ़े हैं हम लोग समाधि पाठ के 4th नंबर के सूत्र में, है ना। तो जब वस्तु और पुरुष दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है तब उस क्या है, चित्त को उसके बारे में ज्ञात रहता है और चित्त चेतन सा प्रतीत होने लगता है। चित्त को क्या है, हम चेतन सा समझने लगते हैं। परंतु वास्तव में जैसे इंद्रियां और शब्द आदि विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। मतलब उसका स्वयं का कुछ अस्तित्व नहीं है ना, जब तक उसमें चेतन पुरुष का प्रकाश ना पड़े। तो इस कारण से क्या बोला गया है, जो ये हम लोग ये इंद्रियां और शब्द आदि जो तन्मात्रा और पंच महाभूत हैं, है ना, विषय इत्यादि, वो क्या है, स्वप्रकाशित नहीं है। वो पुरुष का प्रकाश जब उसमें पड़ता है तब जाकर के वो प्रकाशित होते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, चित्त भी कब हमको चेतन प्रतीत होता है, जब उसमें पुरुष का प्रकाश पड़ता है तब। जैसे कि चंद्रमा भी प्रकाशमान है, ठीक है। तो चंद्रमा मतलब क्या, हमारा चित्त, और सूर्य मतलब क्या, पुरुष। तो चंद्रमा क्या है, स्वप्रकाशित नहीं है, वो सूरज का प्रकाश उसमें जब पड़ता है तब वो उसके प्रकाश को ग्रहण करता है। इस कारण से क्या है, वो प्रकाशमान हमको प्रतीत होता है। तो चित्त भी उसी प्रकार का क्या रहेगी, चेतन रहेगी, प्रकाशवान रहेगी, जब उसमें पुरुष का प्रकाश पड़ेगा तब। आया समझ में? यस मैडम, बोलो यस ना जी। यस आया? यस मैडम, यस। हाँ, ओके, चलिए। जी अब मैम। नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, चित्त को स्वप्रकाश मानने में दूसरा दोष भी दिखाते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि चित्त स्वप्रकाशित है तो इसमें भी क्या है, एक दोष है। तो इसको बताने के लिए 20 नंबर का सूत्र कह रहे हैं, एक समय चोभयान अवधारणम, च उभयान अवधारणम। ठीक, अगर विक्षेप करेंगे तो च का अर्थ होता है तथा, एक समय अर्थात एक काल में, उभयान अवधारणम, चित्त और उसका विषय, इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। मतलब सेम टाइम पे हम चित्त को भी जान जाएं और वस्तु को भी जान जाएं, ऐसा क्या है, संभव नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसके व्याख्या पढ़ते हैं। तो बाहर के पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है तब दृष्टा पुरुष को उसका प्रतिबिंब से ही चित्त का ज्ञान होना युक्त है। मतलब बाहर की वस्तु में कोई जब हमारे चित्त के संपर्क में आ रही है तो दृष्टा पुरुष का वो वस्तु के बारे में भी जानेगा और चित्त के बारे में भी जानेगा। तो ये क्या है, युक्ति है, युक्त है, मतलब ये सही है, क्योंकि वह क्या है, अपरिणामी है। पुरुष को हम लोग पहले ही देख रहे हैं, पुरुष का आगे कुछ और विभाजन थोड़ी होता है। मतलब जैसे प्रकृति आगे बढ़ जाती है, महत अहंकार इत्यादि तत्व में, पुरुष तो नहीं बढ़ता। तो इस कारण क्या है, वह अपरिणामी है। परंतु चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ ही नहीं जान सकता। ठीक है, मतलब जो चित्त है वो खुद भी अपने आप को जान ले और दृश्य पदार्थ अर्थात बाह्य जगत में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उसको भी एक साथ जान ले, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि परिणामशील होने के कारण एक ही काल में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त क्या है, परिणामशील है, तो इस कारण वो दोनों को नहीं जान सकता। देखिए, जैसे कि अब एक मिनट है ना, इस चीज को रिलेट करते हैं। एक ही काल में दोनों का ज्ञान नहीं सकता, कहाँ गया जी, हाँ, अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को। तो अपने स्वरूप को अर्थात क्या, मोक्ष, रिलेट बस करना, ठीक है। और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को अर्थात क्या, ये बाह्य दुनिया के बारे में जो ज्ञान होता है, जो भोग विलास होता है वो। तो या तो देखो, आत्मा को क्या है, एक बार में या तो सीधा मुक्ति मिलेगा, मतलब अपने अंतरात्मा के स्वरूप को ज्ञान होगा, या तो क्या है, वो दुनिया के जितने भी भोग के पदार्थ हैं उसको भोग कर सकता है। दोनों को, या मतलब उसको मुक्ति भी मिल जाएगी और वो भोग भी करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना।
तो एक समय में क्या है, या तो उसको सिर्फ मुक्ति मिलेगी, या तो वो जो जितने भी पदार्थ हैं उन सब का भोग करेगा। तो उसी तरह से सेम हमारा क्या होता है, चित्त होता है। या तो वो अपने स्वरूप के बारे में जान सकेगा, या फिर हमको जो भी बाहर की वस्तुएं दिखाई दे रही है वो उसको जान सकेगा, है ना। तो अतः यही समझना चाहिए कि चित्त स्व प्रकाश नहीं है, ठीक है, वो स्व प्रकाशित नहीं है। वो प्रकाशित कब होता है चित्त हमारा, बोलो जी, बोलो ना जी भैया। मैम। प्रकाश पड़ता है तो जब पुरुष का उस पर प्रकाश पड़ता है तब। तो केवल बाह्य पदार्थ के स्वरूप को अपने दृष्टा पुरुष के सामने रख देना है, फिर उसे जानने का काम तो क्या है, पुरुष का है। तो अब चित्त का काम क्या है, जो बाहर में वस्तुएं जो दिखाई दे रही है वो उसको दृष्टा पुरुष के सामने ले जाकर के प्रकट कर देगा, और फिर उसको जानने का कार्य किसका है, अब पुरुष का है। उसका काम बस इंटरमीडिएट का है ना। मतलब जो बाहर के जितने भी पदार्थ हैं, है ना, वो हो गए हमारे हॉस्पिटल के नर्स, ठीक है। और चित्त हो गया नहीं, वो हो गए हमारे पेशेंट, और चित्त हो गया हमारा नर्स, ठीक है। और उसके बाद जो पुरुष हो गया वो है हमारा डॉक्टर। तो नर्स का काम सिर्फ इतना है कि वो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही इसको रिलेट कीजिएगा। तो चित्त का काम क्या है, वो केवल बाह्य पदार्थ है उसको क्या है, दृष्टा पुरुष के सामने रख देगा, और फिर उसको जानने का काम किसका है, पुरुष का। मतलब पेशेंट को वो जो नर्स है वो डॉक्टर के पास ले जाएगी, उसका काम उसका इलाज करना नहीं है, इलाज करने का काम किसका है, डॉक्टर का। आया समझ में। हेलो। यस मैडम, इस सूत्र से, हाँ मैडम, इस सूत्र से मालूम होता है कि यहाँ हम्म पर लिमिटेशन ऑफ द पंच इंद्रियां, हम्म क्योंकि हमारे जो पंच इंद्रियां हैं उनका एक सीमित है। हम हम्म कुछ चीज अमेरिका में है उसको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम्म मन द्वारा उसको अनुमान लगा सकते हैं। तो मन का हम्म आकार और सूचना असीमित है। तो मन हम्म का जो राजा है, इंद्रियां हैं, जब उनको दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है, जैसे कोई चीज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं अपने हम्म इंद्रियों से, उसका प्रतिबिंब हम्म जब अपने मन में पड़ता है तो वो फिर माइंड को जाकर के मतलब न्यूरॉन के थ्रू बताता है ये चीज सही है। लेकिन जहां पर मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, पांचों इंद्रियां चाहे जो भी हो, जैसे शत्रु है, तो उसमें क्या होता है, मन अपने अपने आप से सोचने लगता है उस चीज को। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन न होने के बाद कारण एक चीज एक बार में दो चीज को, एक ही वस्तु को दो बारे में नहीं जान सकता। नहीं जान उसका ज्ञान सकता। होगा तो एक ही वृत्ति के बारे बारे। में होगा, दूसरी वृत्ति के बारे में नहीं होगा। यस, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैम अब, यस, मैम चित्त जो क्षण भंगुर होता है ना, इसीलिए जो है मतलब ये अपना और मतलब बाह्य जगत का ज्ञान नहीं करा सकता है। एक मिनट, क्या बोले आप, मतलब चित्त क्षण भंगुर होता है, यस। मतलब मैम व्यासवास में लिखा हुआ है कि चित्त जो है क्षण एक क्षण में उत्पन्न होता है, होकर नष्ट हो जाता है। मतलब एक हम्म, क्षण में एक वस्तु को देखता है, फिर यही समझ हम्म। में नहीं आ रहा है मैम। मतलब एक समय में एक ही वस्तु को देखता है, फिर उसके बाद जो वो वृत्तियां रहती है ना उससे रिलेटेड वो समाप्त हो जाती है, ऐसा अच्छा है। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर और नहीं समझ आएगा तो एक बार मुझे भेज दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तो चित्त से विषय का साक्षात्कार होता है, और वह चित्त क्या है, उस विषय से ही दूसरे चित्त से देखा जाता है। मतलब क्या है, एक चित्त है वो विषय से उसका साक्षात्कार होगा, और फिर वह चित्त उस विषय से ही दूसरे चित्त से देखा जाता है। मतलब अब उस चित्त को हम दूसरे चित्त से देख सकते हैं। तो इस प्रकार चित्त का विषय और एक साथ ज्ञान हो जाता है, यह मान लिया जाए तो क्या हानि है। मतलब इससे पहले हम लोग एक सूत्र देखे थे ना कि क्या करते हैं तो चित्त के बारे में ज्ञान हो जाता है। कहाँ पर पढ़े हैं बताओ, किस पर संयम करते हैं तो हाँ चित्त वो का ज्ञान। ये भगवती पाद में है ऐसा एक मिनट। हृदय हृदय चित्त सवितम ऐसा कुछ है मैम। नहीं नहीं नहीं, अभी भी अभी, मतलब मैम चित्त ये के बारे में। 19 नंबर में मैम।
हाँ क्या दिया है? नहीं मैम, ये बताना है नहीं 18 नंबर में सदा ज्ञात 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 ज्ञाता चित्त वृत्त्या तत् प्रभु पुरुष स्या परिणामित्वात्। मतलब चित्त की वृत्तियों में यदि संयम किया जाए तो हम सदा हमें ज्ञात हो जाएगा। नहीं जी, 18। मैं वो वाला बोल रही हूँ कि हम अगर किसी के चित्त पर संयम करते हैं तो उसके चित्त के में क्या चल रहा है, ये हमको ज्ञान, चित्त के स्वरूप के बारे में ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं पढ़ रही थी? आप लोग कर क्या रहे हो मुझे पहले ये बताओ। नहीं पता है? कोई नहीं पढ़े हैं कि हम जब चित्त पर संयम करते हैं तो चित्त में क्या चल रहा है इसको जान जाते हैं, लेकिन इस चीज को नहीं जी जान मैम, पाते। परचित ज्ञानम मैम, वो मैम इसमें पढ़े हैं विभूति पाद में, सूत्र नंबर हाँ 19 मैम। पर हाँ। परत्वम मैम परचित का ज्ञान हो जाता है। उसको मैम हम्म। प्रत्यस्व परचित ज्ञानम ऐसे ही कुछ है मैम। 19 हाँ नंबर सूत्र है मैम। वो नाइन है। संस्कार संस्कार संयमात के बाद आता है मैम, संस्कार हाँ संयम करते नाइन हैं ना। नाइन नाइन। ओके। 19 मैम। 19 इज 19 मीन्स 19 होता है जी। हाँ मैम, 19 नंबर ही मैम वो सूत्र है 19 है मैडम, क्योंकि जो मैम। विभूति पाद प्रत्यक्ष में। परिचित ज्ञानम मैम, इसमें लिखा हुआ है प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, और संस्कार हाँ संयमात जो करते हैं हम, पूर्व जाति का हाँ। ज्ञान हो जाता है। फिर अच्छा उससे सॉरी आगे जब, सॉरी सॉरी, विभूति पाद में दिया है क्या? जी मैम विभूति पाद में हाँ वही तो हाँ मैम। हाँ, विभूति पाद सॉरी में सॉरी। मैडम, हाँ हाँ विभूति पाद उसमें के 3.16 अब से आप लेकर के। भी है 34 में कि हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो मैं यही बताई, मुझे ये लगा तो। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है, प्रत्यय से परचित्त ज्ञानम ज्ञानम में इसको पूछ रही थी, ठीक है? दूसरों के चित्त में संयम करने से दूसरे का चित्त का ज्ञान हो जाता है मैम। रहता है हाँ। तो अब देखिए, तो उस समय अब उसी से रिलेटेड है ये चित्त वाला, ठीक है? तो बाहर के पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है, तब दृष्टा पुरुष को उस प्रतिबिंब से ही चित्त का ज्ञान। एक मिनट, हम लोग कहाँ गए? ये यही वाला मैम पढ़ना पढ़ना था है ना? अच्छा 4.20 मैडम। एक मिनट, है ना? इसको हमने पढ़ लिया कि पढ़ना है अभी? मैम। 21 नेक्स्ट पढ़ना है, ये पढ़ 20 रहे हैं पढ़ ना? लिया। हाँ हाँ ठीक ठीक, सॉरी सॉरी। देखिए, तो चित्त से क्या है, विषय का साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विषय से ही दूसरे से देखा जाता है। तो इस प्रकार चित्त और विषय को एक साथ ज्ञान हो जाना है, यह मान लिया जाए तो क्या हानि है? मतलब चित्त के बारे में भी और विषय के बारे में भी एक साथ ज्ञान हो जाए। अगर सपोज मैं आपके चित्त पर संयम करती हूँ तो मुझे आपके चित्त के बारे में भी ज्ञान हो जाए, और चित्त का विषय मतलब आप किसके बारे में सोच रहे हो यह भी ज्ञान हो जाए। तो ये जब हम मान लेंगे तो इस पर क्या नुकसान होगा, तो इसको कहते हैं 21वें नंबर के सूत्र में, तो चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धेर रति प्रसंग स्मृति संकरस्य, ठीक है? तो चित्तांतर दृश्य अर्थात क्या, एक चित्त को दूसरे चित्त का विषय मान लेने पर, मतलब आपके चित्त को मेरे विषय चित्त का विषय मान लेने पर, बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग, वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी संकर हो जाएगा, है ना? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अब हम लोगों का क्या है, अलग अलग चित्त है, ठीक? अब हम लोग यहाँ पर कितने लोग हैं, ठीक? तो अल्फाबेटिकली देखते हैं। आ जा भैया। हाँ ठीक है, अब देखिए इसमें लाइन से नाम दिख रहा है यहाँ पर से, हेमा, नीलम, निष्ठा, प्रकाश, सौरभ, ठीक है? अब हेमा के चित्त का विषय, सॉरी, नीलम के चित्त का विषय क्या है? हेमा का चित्त का, हेमा का चित्त, ठीक है? तो अगर हेमा को, सॉरी, नीलम को ज्ञात हो गया कि हेमा का चित्त क्या है और उसके चित्त का विषय क्या है, तो ये दोनों चीज अगर सेम टाइम पे ज्ञात हो जाता है तो क्या नुकसान है, ऐसा बोल रहे हैं। तो अब देखिए, हेमा का चित्त किसके चित्त का विषय है? नीलम का। अब नीलम का चित्त किसके चित्त का विषय है? निष्ठा का। निष्ठा का चित्त किसके चित्त का विषय है? प्रकाश का। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग लास्ट में आए प्रकाश जी के पास, ठीक है? तो प्रकाश जी के चित्त का विषय क्या है? निष्ठा जी का चित्त, ठीक है? तो अब ये क्या सोच रही है? नीलम के बारे में, ठीक है, उसके चित्त के बारे में। नीलम किसके बारे में सोच रही है? हेमलता के चित्त के बारे में। तो ऐसे में तो लास्ट में इनको क्या है, प्रकाश जी को क्या, उनके चित्त को कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है।
मतलब हौच पौच समझ में आ रहा है कि कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है ना? तो हम अंदर घुसते इतना जा रहे हैं, तो इसी कारण क्या हो जाएगा? इस अनावस्था हो जाएगी और स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। मतलब इसके चित्त का विषय हो, उसके चित्त का विषय हो, तो इस तरह से क्या हो जाएगी? सारी स्मृति क्या है? मिश्रित हो जाएगी और वही अवस्था क्या है फिर? पागल करके बोलते हैं ना, है ना? कि पूरा अनवस्था, अनवस्था हाँ, जिसे हाँ। कहते हैं। तो वही क्या है? अनवस्था हो जाएगी। तो अब देखिए व्याख्या। तो इस प्रकार एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से एक तो अनवस्था दोष आता है, ठीक है? और स्मृति के संकर हो जाने का भी दोष आता है, क्योंकि एक चित्त ने तो किसी विषय को जाना, दूसरे ने उस विषय से ही उस चित्त को जाना, और इसी प्रकार दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे से चलते रहने पर एक तो वस्तु का भी ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा और अनवस्था का दोष आ जाएगा, ठीक है? तो सपोज अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कि नीलम ने क्या है? हेमा के चित्त के बारे में भी जान लिया, अब उसके चित्त में क्या चल रहा है इसको भी जान लिया। तो इसको तो सपोज ठीक है, सब क्लियर रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो करेगा तो उसके चित्त का विषय नीलम है, ठीक है? नीलम के चित्त, तो पहले ये उसके चित्त के बारे में जानेगी, तो अब उसके चित्त का विषय क्या है? हेमलता के चित्त का विषय, लेकिन हेमलता क्या है? किसी और वस्तु के बारे में सोच रही है। तो इस तरह से क्या है? अनवस्था आ जाएगी और स्मृतियों का भी क्या है? मिश्रण हो जाएगा। और इस तरह से क्या है? ये वस्तु का ज्ञान कभी समाप्त ही नहीं होगा, मतलब किस वस्तु के बारे में सोच रहे हैं ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, और यह अनवस्था दोष आएगा और उन अनेक ज्ञानों की एक साथ स्मृति होने पर निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है। मतलब अब यहाँ पर तो अलग अलग चित्त के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? मतलब वो कर रहे हैं, स्मृति कर रहे हैं, तो कौन सा चित्त किसका क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका भी हमको निर्णय नहीं हो पाएगा और स्मृति का मिश्रण हो जाएगा। सो यह किसी के अनुभव की बात नहीं है, सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक पदार्थ को मैंने जाना था। ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थ को, उसके ज्ञान को, फिर उसके सही ज्ञान को, फिर उसके भी ज्ञान से ज्ञान को मैंने जाना था इत्यादि। तो अतः चित्त से भिन्न दृष्टा को मानना ही युक्ति संगत है। मतलब अगर हम किसी को के बारे में जानते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि मैंने इस चीज को जाना, है ना? हम ये नहीं कहते कि उसके ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान को। मतलब सपोज यहाँ आप लोगों को ये उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया मैम। है। हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं कि दोनों चीज को हम एक साथ नहीं जान सकते, है ना? चित्त को भी, मतलब अगर हमको किसी के चित्त के बारे में ज्ञान होता है तो वो किस विषय के बारे में सोच रहा है ये हम नहीं जान सकते। प्रत्यय से परचित्त के बाद ज्ञानम के बाद एक विषय और कुछ हम लोग पढ़े थे, क्या था सूत्र? वो था न च तत्सलम तस्व विषयी भूतत्वात्। हाँ, मतलब मतलब दूसरे क्या को, है? तो नाचा इसका अर्थ ये है तत्कालीन ना। हाँ, बोलो। भूतत्वात्, मतलब दूसरे के पास चित्त का ज्ञान होता है, उसके विषय का ज्ञान होता नहीं है, होता कि वो क्या सोच रहा नहीं है। होता है। हाँ, तो ये वही सूत्र है कि हम उसके सिर्फ चित्त के बारे में जान सकते हैं, उसके विषय के बारे में नहीं जान सकते। अगर दोनों को ही एक साथ जान लेंगे तो क्या हो जाएगी? अनवस्था हो जाएगी और स्मृतियों का मिश्रण हो जाएगा। मतलब अब आप ये सोचो कि इस सीक्वेंस में अगर हम जानते जाएं कि इसके चित्त का विषय ये, इसके चित्त का विषय ये, तो एक तो मूल वस्तु कौन है इसको नहीं जान पाएंगे और स्मृतियों का मिक्सचर हो जाएगा। ये लास्ट में सपोज अगर सौरभ जी आप यहाँ पर आते हैं, सोचते हैं आपके चित्त का विषय प्रकाश है, तो अब आप किस पर फोकस करेंगे? इसके चित्त का विषय अलग। तो इस तरह से क्या है? मतलब कंफ्यूजन, स्मृति क्या है? भ्रम हो जाएगा, ठीक है? तो इस कारण से कहा गया है एक समय में एक ही चीज के बारे में हम जान सकते हैं, है ना? तो इसी कारण क्या है? चित्त से भिन्न उस दृष्टा को ही मानना क्या है? युक्ति संगत है। मतलब वस्तु और चित्त दोनों अलग हैं और दृष्टा और चित्त ये भी दोनों क्या है? अलग हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं चित्त स्व प्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है। वो प्रकाशित कब होता है चित्त हमारा? दृष्टा। कब होता है भाई?
दृष्टा अपने स्वरूप में स्थापित होता है तब मैं जो है हमारा दृष्टा का जब उसको प्रकाश उस पड़ेगा, पर प्रकाश पड़ता पड़ेगा है तब। तब। हाँ, ठीक है। तो दृष्टा का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तब उसको क्या है, उस चित्त के बारे में, तो फिर अब देखिए, वो क्या है, स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है। तो फिर यह बतलाना चाहिए कि चित्त का दृष्टा कौन है ना, चित्त को देखने वाला उसका दृष्टा कौन है। क्योंकि पुरुष तो असंग और निर्विकार है, वह किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है ना। मतलब तो हम लोग तो पहले ही इस चीज को पढ़े हैं कि पुरुष दृष्टा भी नहीं है, सॉरी, पुरुष भोक्ता भी नहीं है, वह असंग है, निर्विकार है। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि चित्त का दृष्टा कौन है। तो इस संबंध में 22 नंबर का सूत्र कहते हैं, चितेर प्रति संक्रमायास्तदाकारापत्त स्वबुद्धि संवेदनम, अर्थात चिते अप्रति संक्रमाया, अर्थात यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, क्रिया से मतलब अपने कार्य करने के तरीके से वह, सॉरी, अपनी जो चेतन पुरुष है, शक्ति है, वो क्या है, क्रिया से रहित, मतलब वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता है। और क्या है, वो असंग है। तो भी तदाकारापत्त, तदाकार हो जाने पर, मतलब किसके तदाकार हो जाने पर, वो चित्त के अनुरूप है ना। तो स्वबुद्धि संवेदनम, उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। मतलब वो जब वो चित्त के, बुद्धि के तदाकार सा हो जाता है तो उसे उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। तो अब नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। तो चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रिया शून्य और असंग है, इनमें कोई संदेह नहीं। परंतु विकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध में वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता है ना। तो मतलब क्या है, अब दृश्य का, पदार्थ का प्रतिबिंब किस पे पड़ा, चित्त में। तो चित्त के संबंध में आने से वह क्या है, वह जो पुरुष है वो चित्त के आकार वाला हो जाता है। वृत्ति सारूप्य मित्र तो पढ़े हैं ना, जैसी वृत्तियां आती है वैसी पुरुष का स्वरूप हो जाता है। तो उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धि का ज्ञान होता है। तो वृत्तियों के समय क्या है, उसको बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मतलब अब देखिए यहाँ पर उस बुद्धि के कारण ही उसको क्या है, बुद्धियों की वृत्तियों का ज्ञाता ऐसा बोला गया है। लेकिन वास्तव में पुरुष न तो ज्ञाता है न भोक्ता है, वह तो सर्वथा निर्विकार, असंग और स्वप्रकाश चेतन मात्र है। दृष्टा दृषि मात्र सिद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य बोला गया है ना, तो ये वही है। तो भाव यह है कि चेतन के उपराग से उपरंजित हुई बुद्धि का केवल अनुकरण करने वाला सा होने के कारण ही चेतन को क्या है, ज्ञाता कहा जाता है। मतलब वो जो चित्त के संपर्क में जब आती है, ठीक है, तो सॉरी आता है पुरुष, तो उस समय उसका अनुकरण करता है। तो इस कारण से ही उस क्या है, वो चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। मतलब एक मिनट, कहा गया, वो चित्त का दृष्टा हो जाता है। चित्त के बारे में उसको कब पता चलता है, जब चेतन के उपराग से उपरंजित हुई बुद्धि, मतलब चेतन अर्थात क्या, पुरुष। तो पुरुष का प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है तो उस समय क्या है, वो उसका अनुकरण करता है ना। तब उसको क्या है, चित्त के बारे में ज्ञात रहता है। इस कारण से चित्त को का दृष्टा कहा गया है, पुरुष को, ठीक है। चित्त का दृष्टा कौन है, पुरुष। चित्त को देखने वाला कौन है जी, पुरुष। वो चित्त के बारे में जीवात्मा। सब पता, हाँ, चित्त के बारे में जीवात्मा। पुरुष को सब पता रहता है। ऐसा करके इससे पहले कुछ ऊपर वाले सूत्र में हमने पढ़ा ना, तो उसी चीज को कहा गया है। अब उसके बाद बाकी का सूत्र कल करते हैं, है ना। मुझे थोड़ा सा नींद आने लग गया है, थकान लग रहा है, आज बहुत इधर उधर हुआ है। ये चलिए। मैडम जो सूत्र नंबर 4.22 है, यहीं हम्म। पर पतंजलि और सांख्य दर्शन का संगम होता है। यहीं पर हम्म। पतंजलि मानते हैं कि सांख्य दर्शन, जैसे हमने कपिल मुनि का पढ़ा है ना, जहां पर हम्म। उन्होंने ये पुरुष को चेतन मानते हैं, निर्विकार मानते हैं, अपरिणामी मानते हैं, वो दृष्टा है, उनका मतलब किसी तरह का कोई प्रकृति से तब तक कुछ संयम, ये मतलब ये जो वियोग है पुरुष और प्रकृति का और हम्म। सांख्य दर्शन का, तो यहाँ हम्म। पर दोनों मान्य हो जाते हैं कि सांख्य दर्शन और योग पतंजलि का
एक ही विचारधारा है। तो सूत्र नंबर 422 या 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द फिलॉसफी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने सिद्ध किया पतंजलि, चित्त का एक विषय नहीं हो सकता है। एक थोड़ा सा 2 सेकंड दीजिए। एक समय में 2 ज्ञान नहीं हो सकता है, जबकि यही गौतम बुद्ध और आप फिलॉसफर को पढ़ेंगे तो वो बताते हैं नहीं, सूक्ष्म तत्व को, चित्त को एक बार में ज्ञान हो सकता है, ऐसा मतलब गौतम ऋषि ने बताया है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म तत्वों को भी खोज किया है, जहां पर उन्होंने परमाणुओं के बारे में बताया है। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन और योग दर्शन की विचारधारा मिल जाती है, ऐसा सूत्र नंबर 422 बतलाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका। आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो आज की कक्षा यहीं तक, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। मे